नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। सत्ता के महासंग्राम में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर की। 19 अप्रैल को पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट में मतदान होने जा रहा है। आजादी के 77 साल बाद भी बस्तर में सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, रेलवे, स्कूल, रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों के वादों पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। बस्तर के युवा कहते हैं कि फॉर्म भरते हैं लेकिन मौका नहीं मिलता, पीने का पानी तक नहीं मिलता है। महिलाएं कहती है कि बिजली की व्यवस्था नहीं है। आवास योजना का फॉर्म भरा लेकिन दफ्तरों के चक्कर के अलावा और कुछ नहीं मिला। बस्तर लोकसभा सीट के जिले बीजापुर, सुकमा में तो रेलवे ट्रैक तक नहीं है। जगदलपुर से ओडिशा, विशाखापट्टनम, कोलकाता के लिए ट्रेनें मिलती है, ये भी अब रद्द हो रही है। यहां से रायपुर के लिए कोई भी ट्रेन अब तक नहीं है। 2009 से दल्ली राजहरा से जगदलपुर तक रावघाट रेल लाइन परियोजना अधूरी है। नक्सल समस्या और फॉरेस्ट रूल्स की वजह से काम अभी तक अटका है या कभी बढ़ता है। इस लोकसभा में आपको बता दें कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता जनता के बीच इस प्रोजेक्ट को पूरा करवाने का दावा वादा करते दिखाई दे रहे हैं। अंदर के गांव 40 से 50 किलोमीटर तक सड़क तो बनी है, लेकिन किसी को बुखार भी हुआ तो डॉक्टर के पास पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। बस्तर में नक्सलवाद से जनता राहत चाहती है, जो सालों से नहीं मिली। पहले यहां अधिकतर निर्दलीय प्रत्याशी जीतते रहे, लेकिन वर्ष 1998 के बाद यहां 5 बार भाजपा और 1 बार कांग्रेस को बढ़त मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस सीट से हार मिली और कांग्रेस से दीपक बैज चुनाव जीते। बैच को 4.02 लाख वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर रहे भाजपा के बेदूराम कश्यप को 3.63 लाख वोट मिले। दीपक बैच ने 38,982 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। दीपक बैच विधानसभा चुनाव 2023 में चित्रकूट से चुनाव हार गए थे, इसलिए उनका टिकट कट गया है और कांग्रेस ने कवासी लखमा को प्रत्याशी बना दिया। 6 बार विधायक कवासी लखमा सुकमा जिले के ग्राम नागासार के निवासी हैं। साल 1953 में जन्मे लखमा साक्षर है। अविभाजित मध्य प्रदेश में पंच के चुनाव से राजनीति में कदम रखने वाले 71 वर्षीय लखमा किसान परिवार से है। वहीं भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सक्रिय सदस्य और इन संगठनों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। महेश कश्यप ने कक्षा 10वीं तक पढ़ाई की है। जगदलपुर ब्लॉक के ग्राम कलचा के निवासी 48 वर्षीय महेश 1996 में बजरंग दल के जिला संयोजक बने थे। क्या बस्तर की जनता अनुभवी लखमा पर भरोसा जताएगी या युवा महेश कश्यप को मौका देगी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए सदैव तैयार रहती है। चुनाव खत्म होता है, अगले चुनाव की तैयारी पहले दिन से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि लगातार काम करना, लगातार कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखना, कार्यकर्ताओं को विशेष प्रकार के काम हमेशा दिए जाते रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। जहाँ तक सवाल इस बार जो मोदी जी का लक्ष्य है, अब की बार 400 पार, उस 400 पार के लिए कार्यकर्ता तन मन धन से प्राण प्राण से जुड़ गए हैं और बहुत अच्छे वातावरण में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत विकल्प बस्तर की जनता को दिया है और बस्तर की जनता लगातार कांग्रेस के साथ में रही है। कांग्रेस पर उसका विश्वास रहा है। 2019 के चुनाव में भले ही पूरा देश कह रहा था कि मोदी की लहर चल रही है, लेकिन बस्तर में कमल नहीं खिला था। कांग्रेस पर ही विश्वास जताया गया था और फिर से एक बार बस्तर की जनता कांग्रेस पर विश्वास जताते हुए कवासी लखमा को भारी मतों से जिता करके लेकर। तो देखिए, अगर बात करें छत्तीसगढ़ के बस्तर की, तो ये हाई प्रोफाइल सीट है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी दिग्गजों की इसी पर नजर है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर में चुनावी हुंकार भर चुके हैं और राहुल गांधी ने भी बस्तर में तैयारी कर ली है कि किस प्रकार से चुनावी हुंकार भरना है। ये हॉट सीट बनती जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अब तक नहीं मिली है। क्या इस चुनाव के बाद में जनता को, बस्तर की जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलेगी या नहीं, और जो सुविधाएं नहीं मिल रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एक खास पैनल भी जुड़ा है। मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। भाजपा की ओर से सुनील चौधरी, कांग्रेस की ओर से श्रुति शुक्ला हमारे साथ में जुड़ी हुई है, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे और उसके साथ ही बस्तर से संवाददाता रविश शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है नादी टीवी में। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं सीधे रुख कर लेती हूँ रविश का, संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए। रविश, सबसे पहले अगर बस्तर की बात करें तो बस्तर की जनता का क्या कुछ कहना है? इस 2024 के चुनाव से क्या उम्मीद जनता जता रही है?
देखिए यह बस्तर में 1952 से चुनाव का जो है दौर चलता रहा है और चुनाव होते होते आज वर्ष 2024 आ गया है। 2024 में लोकसभा आम चुनाव की तैयारी हो गई है। वहीं बस्तर जो है पिछड़ा वर्ग क्षेत्र रहा है। कहीं ना कहीं राजनीति को और हम दूर दृष्टि से हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पर राजाओं का भी शासन रहा है और ये जो है पूरा बेल्ट जो है पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, आदिवासी बहुजन क्षेत्र है ये यहाँ पर। और यहाँ पर जो है मूलभूत सुविधाओं की कहीं ना कहीं नक्सलवाद के कारण यहाँ पर त्रुटि रह जाती है कि वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। कहीं नक्सलवाद आड़े आ जाता है, कहीं सरकारें बदलती हैं, कहीं किन्हीं चीजों की मूलभूत सुविधाओं को पाने के लिए काफी जद्दोजहद यहाँ पर आम लोगों को करनी पड़ती है। जी रवीश, फिलहाल अगर जनता की बात करें तो जनता का क्या कहना है कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर उनके द्वारा किसी शिकायत की गई? क्या तमाम जो प्रत्याशी, चाहे भाजपा के प्रत्याशी की बात करें या कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें, क्या वो उन तक पहुंचे हैं और क्या आश्वासन दिया है कि हाँ ये मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी? देखिए, जब बात करें हम लोग यहाँ पर रोड की बात करें हम बिजली की, बात करें हम पानी की, बात करें हम स्वास्थ्य सेवाओं की, तो मैंने आपको बता दूं कि कुछ जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में बकायदा इनका प्रचार प्रसार भी रहता है। दौरे पे दौरा करते हैं यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, जो भी सरकार 5 साल रही होती है उनके द्वारा हमेशा दौरा करके ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के लोगों से बातचीत की जाती है, पूछा जाता है। और साथ ही पंचायतों में भी आप बैठेंगे, जनपद पंचायतों में बैठेंगे, वहां पर भी आवेदनों का ढेर लग जाता है, अंबार लगा हुआ होता है कि हमारे बिल्कुल। इससे स्पष्ट होता है कि बस्तर की स्थिति कैसी है और लगातार गुहार लगाई जा रही है लेकिन अब भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। फिलहाल आपके पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनसे बातचीत करिए और उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या नेता उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं या नहीं, जानने की कोशिश करें। महोदय अपना परिचय देंगे? मेरे साथ कुछ बस्तर के लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, नॉर्मल विकास को लेकर के बात करेंगे हम लोग। महोदय अपना परिचय देंगे? बीजेपी के द्वारा अभी चलाए जा रहे कैंपेन को देखें हम लोग या 5 साल पिछली सरकार कांग्रेस को देखें तो किस तरीके के कार्य हुए जो नजर आते हैं आम लोगों के लिए, आप लोगों कार्य तो जैसे सामान्य होता है उसकी ज्यादा कुछ बदलाव तो नहीं है, तो ज्यादा विकास भी नहीं दिख रहा है। मतलब बस्तर क्षेत्र को हमेशा पिछड़ापन की नजर से देखा जाता है और वैसी ही है। कुछ जैसे योजना आता है तो बहुत लेट होता है, जैसे कि रावघाट और रेलवे बहुत लेट होता है, जबकि यहाँ से लोहा एस्का का खनन होता है, लेकिन क्या रेल तो जी 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 रेलवे का कोई भी ऐसा सुविधा तो नहीं बस्तर वासियों को। देखिए, बताया कि यहाँ पर रेल सुविधा को लेकर के कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों से कनेक्टिविटी नहीं है, दूसरे राज्यों से आवागमन नहीं होता है, आदान प्रदान नहीं होने के कारण भी यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और भी हम बात करते हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ये अपना परिचय देंगे। जी असरानी जी, क्या लगता है 10 सालों में कांग्रेस बीजेपी के कार्यकाल कैसे रहे और कांग्रेस के कार्यकाल कैसे रहे, इसमें आपको क्या किस दृष्टि से देखते हैं? सराहनीय। बीजेपी की कार्यकाल सराहनीय। जैसे कि कुछ काम बताएंगे उनको? बहुत से काम, एक काम बताएंगे कुछ? तो आपको दिखेगा ही, आपको डेवलपिंग सिटी में कांग्रेस में मालूम पड़ जाता है प्रोग्रेस। आपको क्या दिखता है, आप थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा ऐसा मोदी कार्य बहुत अच्छा। बस स्वास्थ्य सुविधा कैसी है? सभी में बढ़िया सुविधा हुई। पानी की क्या समस्या है? कुछ कोई समस्या नहीं। और क्या चाहेंगे मोदी जी? में थोड़ी बहुत है, वो भी धीरे धीरे हो ही जाएगा, काम चल ही रहा है, वहाँ काम चल ही रहा है, घर घर जल योजना तो चल ही रहा है। तो अभी मोदी जी से क्या उम्मीद है कि आगे उनको क्या काम कर सकते हैं? अब उनकी इच्छा है, क्या कर रहे हैं, उनकी इच्छा क्या है? उन्हीं को चलाना है, हम तो खाली सपोर्ट करने वालों में से। जी, तो यहाँ पर और भी हमारे साथ में एक हैं लोग जो बात करेंगे। महोदय अपना नाम बताएंगे? कमलू भैया, कांग्रेस सरकार के बीजेपी सरकार के कार्यकाल की कुछ चीजें मेरे को गिनाएंगे जो आपको आपके सुविधा के लिए आपकी योजना, जितनी योजनाएं थी उन योजनाओं के आपको क्या लाभ मिल रहा है? सरकार में हमको तो जो हमको गरीब को 5,000 रुपया जो मिलने का था वो नहीं मिला हमको, लेकिन भाजपा सरकार जो थे उस समय हमको दिया था। क्या दिया था? 5,000 रुपए दिए थे हर दुकान वाले को, चाय केला से लेकर 5 केला, जूता, चप्पल, जैसा भी छोटे छोटे व्यवसाय के लिए दुकान बढ़ाओ व्यवसाय बढ़ाओ।
तो कांग्रेस के द्वारा नहीं दिए गए। रविश, तो देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आम जनता यहाँ पर कुछ उम्मीदें लेकर भी बैठी हुई है और कुछ विकास भी हुआ है, उसकी बातें भी यहाँ पर कह रही है। लौटूंगी मैं आपके पास में, अब सीधे हम हमारे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी, मैं आपका ही रुख करूंगी। बस्तर की जो स्थिति है आपने भी सुना, तमाम जो जनता है उनकी क्या राय है, लेकिन अगर फिलहाल की स्थिति देखा जाए तो यहाँ पर कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज भी चुनाव लड़ा जाता है। यानी कि आजादी के 77 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। फिर ऐसे में बस्तर की जनता का विकास कैसे होगा, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो मौलिक समस्याओं का मुद्दा है वो पूरे देश भर में है, और मेरे ख्याल से ये सड़क, नाली, खड़ंजा, बिजली, पानी, ये जैसे शरीर में सर्दी जुकाम की समस्या होती है, ये आज काल में भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो ये समस्या का समाधान तो कभी नहीं होगा, ये समस्या हर समय उपलब्ध रहेगी। और जहां तक बस्तर की बात है, तो बस्तर का ऐसा क्षेत्र है वो ट्राइबल बेल्ट है, नक्सलवाद की समस्या है, वह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र की सीमा से सटा हुआ जाता है। वहां पर पानी लगने की समस्या भी बरसात में बहुत ज्यादा होती है। वाटर, वहां बहुत बाढ़ आ जाती है, नदियों का घेराव हो जाता है, लोगों का आवागमन बाधित हो जाता है। ऐसी दशा में राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के जो काम कर रही है, बहुत सारी परियोजनाएं वहां चल रही है। एनएमडीसी है, स्टील प्लांट है, जगदलपुर से रेल, हवाई यातायात की सुविधा बहाल हो गई है। तो ये समस्याएं धीरे धीरे समाधान की ओर बढ़ रही हैं, और विशेष रूप से नक्सल प्रभावित होने के कारण बहुत सारी विकास योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंच पा रही है। जी बिल्कुल रमेश जी, लेकिन माफ कीजिएगा कि देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये समस्याएं बढ़ती जा रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि समस्याएं धीरे धीरे खत्म होगी, लेकिन जनता तो ये चाहती है कि अगर हम हर साल वोट देते हैं या हर 5 साल में वोट देते हैं तो कम से कम कुछ जो उम्मीदें हैं उसे पूरा किया जाए। ठीक है, मैं कांग्रेस का रुख कर लेती हूँ। श्रुति जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। श्रुति जी, जिस प्रकार से स्थिति देखने को मिल रही है बस्तर की, अगर इसके सियासी समीकरणों को समझा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ ही यहाँ की जनता ने भाजपा को भी और कांग्रेस को भी वोट दिए हैं और जिताया भी है, लेकिन अब तक जनता का यही कहना है कि ऐसे कई विकास के कार्य हैं जो कि बस्तर की जनता के साथ में नहीं हुए, बस्तर का नहीं हुआ है विकास। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगी, क्योंकि 5 साल तक की अगर हम 2018 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस की सरकार भी थी। जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जय जोहार। और अनुपमा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि निश्चित ही आज जो है बस्तर की स्थिति विकास के मामले में कुछ अलग ही वहां की तस्वीर है। 5 साल कांग्रेस की सरकार में बस्तर में अनेक प्रकार के विकास कार्य हुए हैं। जैसे आप देख सकती हैं, अगर आप धरातल पे जाकर देखेंगे अनुपमा जी, तो आप देख पाएंगी कि बस्तर में ऐसे अनेक स्कूल थे जो नक्सलवाद क्षेत्र होने के कारण वो स्कूल कई सालों से बंद पड़े थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उन स्कूलों का संचालन किया। आत्मानंद जैसे स्कूलों में शिक्षा योजना लाई, जिसमें जो है गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो आदिवासी बच्चे हैं, वो शिक्षित हो सके, अंग्रेजी स्कूल से शिक्षा ग्रहण कर सके। अनेक प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं का जो है निर्धारण वहां पर किया गया। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊंगी कि कांग्रेस की सरकार के समय हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक एयरपोर्ट चल रहा था, मतलब बोलना चाहिए कि रायपुर का विवेकानंद एयरपोर्ट। तो कांग्रेस की सरकार में वहां पे बस्तर में भी एयरपोर्ट की शुरुआत हुई दंतेश्वरी माता के नाम से, तो मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट की वहां पे शुरुआत की गई। तो बस्तर जो है अनेक प्रकार से विकास के चरणों को छूता रहा है। और इनकी 15 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें तो झीरम घाटी जैसा इतना बड़ा हादसा हुआ जिससे हमारे कांग्रेस परिवार को इतना बड़ा झटका लगा, साथ ही पूरे देश, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को झटका लगा कि कांग्रेस के जो धरातल स्तर के जो नेता थे, उन नेताओं की बहुत ही निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई थी। लेकिन आज तक उसका कोई भी एक्शन उस चीज के लिए नहीं लिया गया है, और ये हादसा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ है। तो 15 साल में भाजपा की सरकार ने जिस देखिए 5 साल आपकी भी सरकार थी और जांच के आदेश भी दिए गए थे, तो अब उस पर बात करेंगे हम। ठीक है, मैं सीधे रुक कर लेती हूँ, हमारे साथ में सुनील जी भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, जनता यही चाहती है कि बस्तर का विकास हो, और यही वजह है कि उन्होंने हर किसी को वोट दिया, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी, भाजपा या कांग्रेस को। लेकिन 2024 में भाजपा के बस्तर को लेकर क्या बड़े मुद्दे होंगे? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार।
उस दिन से स्पष्ट रूप से हमने संकल्प ले लिया है कि बस्तर को उसके हक का जो विकास है वो मिलना चाहिए, उसके हक में जो भी काम है वो होने चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बाधा वहां पर जो है वो स्पष्ट रूप से आप भी जानती हैं और सभी जानते हैं, वो है नक्सलवाद। नक्सलवाद के कारण जो है वहां पर बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है और भौगोलिक परिस्थितियां जो है वहां की वो भी वहां पर देखेंगे कि वो नक्सलवादी जो है उसका लाभ उठाते हैं। हमारी सरकार ने सबसे पहले जो काम किया है, आप देखेंगे कि माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से नक्सलियों से आग्रह किया कि आप पहले चर्चा कर लीजिए, हम बात करने को तैयार है। वो तैयार हुए नहीं हुए, लेकिन उसके साथ साथ सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप जिस भाषा में बात करेंगे हम उस भाषा में जवाब देंगे। यदि आप बंदूक लेकर के आएंगे तो हम बंदूक की भाषा में जवाब देंगे, आप बातचीत करेंगे तो हम बातचीत की भाषा में जवाब देंगे। हम कुल मिलाकर के नक्सलवाद को जड़ मूल से बस्तर में खत्म। सुनील जी देखिए, ये बातें कही जा रही है, भाजपा की ओर से कही जा रही है, चलिए ठीक है, मान भी लेते हैं कि प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 15 साल की जब आपकी सरकार थी उसमें मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया गया था कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त प्रदेश बनाएंगे। 15 साल हो चुके हैं और अब एक बार फिर से जनता ने आपको मौका दिया है, लेकिन फिर भी नक्सली घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है? इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या बड़ी वजह है? सरकार कहां पर नाकाम साबित हो रही है? जी थोड़ा आप सुन लीजिएगा, मैं इसी लाइन पर आ रहा हूं। स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले भी नक्सली घटनाएं होती थी, झीरम जैसा कांड हुआ, कांग्रेस के बहुत ही सम्मानित जो हमारे वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ के थे, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र थे, उनकी शहादत हो गई। लेकिन उसके पीछे षड्यंत्र किसका था? जो उसके सबूत रहे या जो उसके गवाह रहे, जिन्होंने आंखों देखा सब कुछ किया, उसको तो 5 साल मंत्री बना करके रखा और अब टिकट दे दिए। मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भी नक्सली घटनाएं घट रही है, लेकिन पहले घटनाओं में पुलिस के जवान, सुरक्षा के जवान और हमारे नेताओं को टारगेट किया जाता था। पहली बार आप देख रहे होंगे कि नक्सलियों की मान में घुस करके उनके खिलाफ कार्रवाई कोई कर रहा है तो भाजपा की सरकार और हमारे सुरक्षा में लगे जवान कर रहे हैं। प्रतिदिन आपको सुनाई देगा कि यहाँ पर नक्सली पकड़ा, वहां नक्सली मारे गए, वहां पर नक्सली साहित्य पकड़ा, वहां नक्सली कैंप को ध्वस्त किया गया। पुवर्ती गांव जो हिडमा का है वहां पर नक्सली जो उनकी राजधानी कहा जाता था, वहां तक के सुरक्षा के जवान पहुंच गए, वहां कैंप स्थापित कर लिया और वहां भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है। 21 साल बाद सुकमा में भगवान राम के मंदिर को खोला सुरक्षा जवानों ने। लेकिन सुनील जी उसके बावजूद भी तो कांग्रेस यही कह रही कि जब से भाजपा की सरकार आई है नक्सली घटनाएं बढ़ने लगी है। मैंने तो स्पष्ट बता दिया नक्सली घटनाएं हो रही है, लेकिन अब की बात नक्सली मारे जाते हैं, ये अंतर है। यही तो मैं बता रहा हूं कि अब अंतर ये हो गया, पहले नक्सली मारते थे, अब हम नक्सली को मार रहे हैं। क्यों? हमने उनको बॉर्डर तक पहुंचा दिया है, अब छोड़ेंगे नहीं। बहुत कम समय बचा है नक्सलियों के लिए, या तो वो अपना रास्ता बदल ले या तो छत्तीसगढ़ से बाहर चले जाए। इस प्रकार की आतंकी गतिविधियों के लिए एनआईए का भी गठन किया है भाजपा की सरकार ने। एनआईए की तर्ज पर अब थाने के लिए होते थे कि इस थाने हुआ, उस थाने हुआ, जांच प्रभावित होती थी। एसआईए पूरे छत्तीसगढ़ में काम करेगा एनआईए के जैसा, और अब कोई भी आतंकी गतिविधियों में हो, नक्सली गतिविधियों में, उनको छोड़ने वाले नहीं। और विकास की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पहली बार रेल भाजपा की सरकार में गई है। रेल पहली बार भाजपा की सरकार में जो सड़कें में भी जो विकास का जो जाल। लेकिन सुनील जी फिर भी तो रेल पहुंच चुकी है लेकिन ट्रेनें नहीं पहुंची, तो उसका मतलब क्या है? क्योंकि वहां की जनता का तो ये कहना है, रायपुर के लिए अभी तक वहां से जगदलपुर की बात कर ली जाए, बस्तर की बात कर ली जाए, वहां के क्षेत्र के लिए जनता ट्रेन की उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन रायपुर तक की ट्रेन नहीं जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर है और वहां तक ट्रेन जाना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा ये भी है कि कोलकाता, ओडिशा और विशाखापट्टनम की वहां तक ट्रेनें पहुंचती थी छत्तीसगढ़ के बस्तर से, लेकिन वो ट्रेनें अब रद्द होती जा रही है, ये भी जनता का कहना है। मैं पहले ही आपको मैंने अपने प्रारंभ में ही बताया कि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां और वहां पर जो नक्सलवाद है उसको ध्यान में रख करके कुछ निर्णय लिए जाते हैं सरकार के द्वारा। अब सरकार लगातार काम कर रही है, रेल लाइन पर काम हो रहा है, सड़क मार्ग पर काम हो रहा है, वायु मार्ग पर काम हो रहा है। आप देखेंगे कि अंदर भी जाकर के जहां सड़क बनाना सुबह का वहां सड़क पुल पुलिया के निर्माण हो रहे हैं। सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ वहां पर लगी हुई है, तो सरकार काम कर रही है, समय तो लगेगा नहीं। ठीक है, लौटूंगी आपके पास में। श्रुति जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, एक प्रतिक्रिया उनसे ले लेती हूँ। श्रुति जी, क्या 5 साल तक के कांग्रेस वो काम नहीं कर पाई जो कि अब भाजपा 15 साल की सरकार के बाद में फिर से जब सत्ता में वापस आई उसके बाद में इन 4-5 महीनों में ही इतना काम होने लगा है जिस प्रकार से सुनील जी के द्वारा कहा जा रहा है?
जी, अनुपमा जी, भारतीय जनता पार्टी का ये 4-5 महीनों का विकास तो छत्तीसगढ़ की प्रदेश की जनता देख ही रही है। हमारे भाई सुनील चौधरी जी से मैं एक प्रश्न करना चाहूंगी कि इनके ही विधायक की पिछले समय के कार्यकाल में इनके ही विधायक की मंडावी जी की हत्या नक्सलियों द्वारा की गई थी, उनकी शहादत हो गई थी। लेकिन इस बार जब भारतीय जनता पार्टी ने इस समय के विधानसभा चुनाव में मंडावी जी के परिवार को इस तरीके से इन्होंने इग्नोर किया और आज तक के उनकी हत्या का संज्ञान इन्होंने नहीं लिया है। इनकी सरकार आ गई है, उसके बावजूद मंडावी जी की बेटी का भी स्टेटमेंट आपने देखा था कि सामने आया था कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उनके परिवार को अनदेखा कर रही है, टिकट वितरण के मामले में भी और हर चीज के मामले में। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4 से 5 महीना हो गया है, तब इनको ये याद नहीं आया कि इनके ही एक विधायक की हत्या नक्सलियों द्वारा कर दी गई थी। हमारे बड़े भाई सुनील चौधरी जी बात करते हैं कि अपराध रुक गए हैं छत्तीसगढ़ में, नक्सलवाद का जो अपराध था वो थम चुका है। तो आप मुझे बताइए अनुपमा जी, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है, ना ही ये बात कांग्रेस और भाजपा की है कि आप अभी कुछ दिन पहले ही नक्सलवाद की घटनाएं हुई हैं और लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की घटनाएं हो चुकी हैं और हो रही हैं। 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो सबसे पहली चीज की नक्सलवाद की इतनी घटनाएं नहीं होती थी और बस्तर में विकास की जो है लगातार गंगा बही थी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि शिक्षा के स्तर में कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से कार्य अजीब बात है श्रुति जी, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि 5 साल में कई काम किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जनता यही कह रही है कि हम मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे। जैसे अभी भी हमारे रविश बस्तर से हमारे संवाददाता रविश हमारे साथ में जुड़े थे, उन्होंने जनता से बात की। जनता का भी यही कहना था कि जो विकास होना चाहिए, जिस गति से विकास होना चाहिए, वो विकास नहीं हो रहा है। जी अनुपमा जी, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि देखिए विकास जो है, जैसे कि ये बोलते हैं कि स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये जनता की मूलभूत सुविधा है। तो ये हमारी जो है रीढ़ की हड्डी है। तो ये हमेशा, ये तो प्रोसेस है वो हमेशा चलते रहेगा। लेकिन निश्चित ही आप बस्तर में जाकर देखिए धरातल में कि बस्तर का विकास बहुत हो चुका है। आज हम बस्तर को पहचान नहीं सकेंगे, ये वही बस्तर है और आने वाले समय में भी इसका विकास होगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब स्थापित हो चुकी है, अगर वो बस्तर से सौतेला व्यवहार ना करे तो, और केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सौतेला व्यवहार ना करे, तो निश्चित ही बस्तर का विकास आगे और गति पकड़ेगा। बिल्कुल, तो आप दोनों के द्वारा तो कहा जा रहा है कि विकास हुआ है आपकी सरकार में, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, रविश का रुख कर लेती हूँ, हमारे साथ में संवाददाता लगातार जुड़े हुए। रविश, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, भाजपा कांग्रेस ने अपने अपने बातें गिनाई है कि किस प्रकार से विकास किया है, कौन कौन सी योजनाएं बस्तर में चलाई जा रही हैं। क्या बस्तर की जनता इस बात से इत्तेफाक रखती है कि वाकई में जिस प्रकार के विकास के वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं, वाकई विकास की गिनती गिनाई जा रही है, क्या वाकई में बस्तर में ऐसा विकास देखने को मिल रहा है? देखिए, बात वही आती है सामने कि कहीं ना कहीं जब दो पक्ष एक साथ चुनाव के जो दौर होते हैं, इस दौर में अपना पार्टी प्रचार प्रसार करके बस अपनी घोषणाओं को गिनाती है, घोषणाओं के साथ साथ में बस एक ढिंढोरा पीटती हैं कि हमने बस्तर को आगे बढ़ाया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखेंगे हम तो बस्तर इतना मूलभूत सुविधाओं से लैस नहीं हुआ है। अभी बस्तर में अभी काम करने की बहुत आवश्यकता है और जनता अब चीजों को समझती भी है, लेकिन उनकी बातें, यहाँ पर थोड़ा सा शिक्षा का अभाव होने के कारण अपनी बातें ग्रामीण क्षेत्र से, अंदरूनी क्षेत्र से कहीं ना कहीं नस्ली दबाव रहता है, राजनीतिक पक्षों का भी दबाव रहता है, इसमें वो चीजें उभर के नहीं आती। लेकिन बस्तर को अभी भी काम करने के लिए बहुत जगह है, बहुत योजनाओं को निकालने के बावजूद भी यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है श्रुति जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। सुना आपने कि क्या स्थिति है, और इससे पहले जब आप बोल रही थी तो वो स्थिति थोड़ी अलग ही नजर आ रही थी, क्या कहेगी आप इस पे? जी अनुपमा जी, मैंने वही कहा है आपसे कि निश्चित ही 5 साल कांग्रेस को काम करने का मौका मिला, जिसमें से लगभग 2 साल तो हमारा कोरोना काल भी बीत गया। लेकिन उसके बावजूद बस्तर पर विशेष रूप से कांग्रेस की सरकार ने कार्य किया है। वहां पे जो सड़क, पुल, पुलिया है, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं और सबसे जो वहां का मेन है शिक्षा की सुविधा, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति के जीवन का आधार होता है। तो उस पर भी कांग्रेस की सरकार ने कार्य किया है और निश्चित ही हमें आगे मौका नहीं मिल पाया। मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ कि अब अगर भारतीय जनता पार्टी बस्तर से सौतेला व्यवहार ना करे, केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से सौतेला व्यवहार ना करे, तो निश्चित ही ये विकास जो अब
कांग्रेस सरकार जाने के बाद रुक गया है वो अब आगे बढ़ सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगी अनुपमा जी, हमारे कांग्रेस में बस्तर से ही नेता थे स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी, जिन्होंने सलवा दौड़ की शुरुआत की थी कि कैसे बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त किया जाए। तो इस प्रकार की शुरुआत और इस प्रकार की कार्य आज तक के ठीक है, काम तो कई सारे किए गए जिस प्रकार से आप दोनों के ही द्वारा गिनाए जा रहे हैं, लेकिन वो धरातल पर नजर आता है या नहीं। और इसके बाद में 2024 में देखते हैं कि बस्तर की जनता किसे वोट बैंक के साथ में जीत दिलवाती है और उसके साथ ही क्या वहां पर वो पार्टी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाती है या नहीं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास में। रमेश जी का रुक कर लेती हूँ। रमेश जी, अगर फिलहाल की बात करें बस्तर की, तो सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है यहाँ पर नक्सलवाद। आखिर क्या वजह है, क्या कारण आपको लगता है कि लगातार यहाँ पर नक्सलवाद बढ़ता ही जा रहा है? इसका खात्मा करने के लिए कौन कौन से प्रयास राज्य सरकार की ओर से किए जाने चाहिए, केंद्र सरकार की ओर से किए जाने चाहिए, और इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, नक्सलवाद की जो घटनाएं बढ़ रही है, उसके पीछे का क्या कारण लगता है आपको? नहीं, देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, नक्सलवाद की घटनाएं बढ़ नहीं रही जी। आप पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर देखिए तो भारत देश में नक्सलवाद बिल्कुल सिकुड़ता जा रहा है। अभी हाल में जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई है उसमें किसी जमाने में नक्सलवाद के जो अति नक्सलवादी क्षेत्र थे वो उन जिलों में 32 जिले हुआ करते थे। आज वो सिमट करके 12 जिलों तक आ पहुंचा है, जिसमें 7 जिले छत्तीसगढ़ के शामिल हैं। एक आध जिला मध्य प्रदेश का है, कुछ झारखंड का इलाका है। तो निश्चित रूप से जो नक्सलवाद है धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ जो हमारा पुलिस बल का जवान है, सुरक्षा बलों का दल है, वो लगातार काम कर रहा है। अभी 2 दिन पहले हाई लेवल मीटिंग हुई है, उस पर भी लगातार पुलिस के जवान काम कर रहे हैं। ये पहली बार देखने को मिला है कि नक्सलवाद का जहां गढ़ था उस जगह पर भी पुलिस का चौकी खोल दी गई है। और पिछले मेरे ख्याल से एक पखवाड़े के अंतर्गत 50 से अधिक हार्ड कोर नक्सली मारे गए। तो नक्सलवाद धीरे धीरे सिमट रहा है। मेरे ख्याल से बहुत जल्द ही वो समय आएगा कि नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया हो बिल्कुल जाएगा। रमेश जी, तो उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार की बातें आपके द्वारा कही जा रही है और यहाँ पर नेताओं के द्वारा भी जो बातें कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई नजर आती है, तो बस्तर की जनता ही अच्छे तरीके से जानती है, क्योंकि नक्सलवाद की जो घटनाएं होती है उससे कहीं ना कहीं बस्तर के विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और इस डिबेट में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बस्तर वो क्षेत्र है जो कि नक्सलवाद का गढ़ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज्यादा प्रभावित कोई क्षेत्र है तो वो बस्तर है, जहां पर नक्सलवाद ही एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से वहां पर विकास नहीं पहुंच पाता है। जो सरकार की योजनाएं हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है और कई बार जनता को आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो पाती और ऐसी तमाम समस्याएं जिससे जूझना भी पड़ता है। लेकिन नेताओं के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं और ये कहा जा रहा है कि जब जब हमारी सरकार बनी हमने विकास किया बस्तर का, लेकिन वो विकास धरातल पर क्यों नजर नहीं आता है। फिलहाल देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब 19 अप्रैल को बस्तर में वोटिंग होगी तो जनता किस ओर रुख करती है। फिलहाल के लिए सत्ता के महासंग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।